नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी है और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो आप सीक्वेंस को हमारी किताब के हिसाब से मिला लें। इसके अलावा हमने एक और क्लू दिया है, जो भी सेंटेंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनके ऊपर हम उस एग्जाम का उसकी डेट के साथ नाम लिख देते हैं। जैसे कि ये जो सेंटेंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये एसएससी 10+2 लेवल डीईओ एंड एलडीसी एग्जाम 27/10/2013 को सेकंड सिटिंग वाले पेपर में आए हुए हैं। तो आप इस एग्जाम के नाम से और इस डेट के हिसाब से भी सीक्वेंस को अपने एडिशन में ढूंढ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन एरर्स पर, जो कि 317 है। ये किरण पब्लिकेशन के 2023 एडिशन के हिसाब से 317वां सेंटेंस है। आपके एडिशन में, आपकी बुक में थोड़ा एक दो पेपर 10-20 सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है, तो आप इसके हिसाब से मिला लें। चलिए शुरू कर लेते हैं। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं कि सेंटेंस को पहले सिंटैक्टिकली एनालाइज करना सीखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्रिस्टल क्लियर होने दीजिए। जैसे कि ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसको सिंटैक्टिकली एनालाइज करने वाले हैं। क्या है सेंटेंस? व्हेन आई फेल टू सोल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ आई अनहेजिटेटिंगली कॉल्ड फॉर हिज हेल्प। देखिए, सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है वो व्हेन। व्हेन के बारे में मैं बता दूं कि ये व्हेन एडवर्ब हो सकता है या फिर ये कंजंक्शन हो सकता है। इसके अलावा ये और कुछ बनेगा नहीं पूरी इंग्लिश ग्रामर में। इसके अलावा ये और कुछ नहीं हो सकता। अभी जो एडवर्ब है या कंजंक्शन है व्हेन, व्हेन चाहे एडवर्ब हो चाहे कंजंक्शन हो, ये टाइम रिलेवेंट फंक्शन में ही होता है। जब ये एडवर्ब होता है तब भी ये टाइम को पूछने के लिए लगाया जाता है, और जब ये कंजंक्शन होता है तब भी ये टाइम को ही रिफर करने के लिए लगाया जाता है। टाइम रिलेवेंट फंक्शन में ही व्हेन को लगाया जाता है। ठीक है, जब एडवर्ब होगा तो इसको बोला जाता है एडवर्ब टाइम। जब कंजंक्शन होता है तो इसको इनफॉर्मल वे में टाइम कंजंक्शन कह दिया जाता है। टाइम कंजंक्शन कह दिया जाता है। और चूंकि कंजंक्शन है तो एक क्लोज को जोड़ने के लिए लगाया जा रहा है। सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है। तो इसके द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा जाता है वो एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। चूंकि ये टाइम कंजंक्शन है तो टाइम कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा जा रहा है उस क्लोज को भी टाइम क्लोज कहा जाता है। मतलब व्हेन से जो क्लोज जोड़ी जा रही है, आई फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, इसको आप टाइम क्लोज कह सकते हैं। अब एक्चुअली में टाइम क्लोज तो है, लेकिन ये किसके टाइम को रिफर कर रही है? ये रिफर कर रही है मेन क्लोज के मेन वर्ब के टाइम को, कि ये वाला एक्शन कब हुआ। ठीक है, मेन क्लोज के मेन वर्ब के टाइम को रिफर कर रही है। चूंकि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लगाई गई है या वर्ब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, टाइम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए लगाई गई है, तो इसको कहा जाना चाहिए एडवर्ब। तो ग्रामरियन इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, लगा दिया हमने व्हेन कंजंक्शन के द्वारा। और अच्छे से अगर लिखना है तो आप लिखो इसको एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज हमने लगा दी व्हेन कंजंक्शन के द्वारा। कुछ ग्रामरियन इस क्लोज को, चूंकि एडवर्ब है तो इसको एडवर्बियल क्लोज भी कह देते हैं। तो आप इस टर्मिनोलॉजी से परेशान ना हो, इसमें कंफ्यूज ना हो। सब एक ही बात कही जा रही है। टाइम क्लोज कह लो, एडवर्ब ऑफ टाइम कह लो, एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज कह लो, एडवर्बियल क्लोज कह लो, सब एक ही बात है। कहने का बात यह है कि टाइम कंजंक्शन के द्वारा, व्हेन कंजंक्शन के द्वारा एक क्लोज को जोड़ा जा रहा है, और वो क्लोज मेन क्लोज के मेन वर्ब के टाइम को बताने के लिए यूज की जा रही है। अब देख लेते हैं क्लोज में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से वो किस टाइम को रिफर कर रही है। ठीक है, ये हो गया आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन के द्वारा इस क्लोज को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, दो क्लोज है ना, पहली क्लोज ये हो गई, दूसरी क्लोज ये हो गई, है ना। ये क्लोज 1 हो गई और ये क्लोज 2 हो गई। ये हो गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज और ये आपकी नीचे वाली है मेन क्लोज। पहले क्लोज 1 को देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपके सामने प्रोनाउन। निश्चित तौर पर ही इस प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट कंसीडर करोगे, ऑब्जेक्ट इसको कंसीडर कर नहीं पाओगे, क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लिखी हुई है नहीं। कॉम्प्लीमेंट भी इसको नहीं कह पाओगे, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आ गई आपकी फेल, जो कि मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जो है आपकी एक्शन नेचर की है, और एक्शन नेचर में भी ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद आएगा नहीं ऑब्जेक्ट।
इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ट्रांजिटिव वर्ब ने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और आ भी नहीं रहा, एक्चुअली में आगे लिखा हुआ है 2 + V1। 2 + V1 जो है एक इन्फिनेटिव है, और ये जो इन्फिनेटिव है ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। लेकिन हमने वर्ब को इस तरह से लगाया हुआ है, फेल वर्ब देखिए ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है, लेकिन इस मीनिंग में, इस कंटेक्स्ट में इसको इंट्रांजिटिवली यूज किया गया है। तो ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं है। हाँ, अगर ये ऑब्जेक्ट ले सकती है, कोई और वर्ब होती ट्रांजिटिव नेचर की जो ऑब्जेक्ट ले सकती, तो हम ये कह सकते थे कि हाँ इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि एक इन्फिनेटिव है, इसको नाउन कह दो। तो इन्फिनेटिव यहाँ पर नाउन तो है नहीं, क्योंकि इन्फिनेटिव को नाउन कहने के लिए हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि या तो ये सब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट है, या कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट ये बन नहीं रहा, सब्जेक्ट तो पहले ही आ गया, अब क्या लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब के बाद में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट भी ये नहीं हो सकता, इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लिखी, तो नाउन तो ये है नहीं। एडजेक्टिव भी ये नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव अगर इन्फिनेटिव को कहोगे तो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि किसी नाउन के लिए वो आया है, कहीं कोई ऐसा नाउन लिखा हुआ है ही नहीं। एक्चुअली में ये एडवर्ब है, ये बता रहा है फेल के बारे में, किस चीज में वो फेल हुआ, ठीक है। ये पर्पस वगैरह, एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब पर्पस वगैरह इनको कह दिया जाता है इस सिचुएशन में, जब ये वर्ब के पर्पस को बताने लगते हैं, ये बताने लगते हैं कि किस फील्ड में ये एक्टिविटी हुई, इस नेचर को ये डिफाइन करने लगते हैं। एक्चुअली में वर्ब के बारे में बता रहा है, तो इस इन्फिनेटिव को कहा जाना चाहिए एडवर्ब। हालांकि ये एडवर्ब के फंक्शन में आ तो गया, लेकिन इन्फिनेटिव मूल रूप से एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और अगर वो नॉन फाइनाइट वर्ब है तो उसमें वर्ब का एट्रीब्यूट है, और उसमें वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो हमने पाया कि जो सोल्व वर्ड है ये वर्ब है, और हमने देखा कि सोल्व जो वर्ब है वो खुद एक ट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है, जो कि अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, और ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। इस सिचुएशन में नाउन होगा, प्रोनाउन को तो क्या ही सोल्व करोगे आप। तो सोल्व ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया द प्रॉब्लम, जो कि एक नाउन फ्रेज है। प्रॉब्लम नाउन हो गया और द हो गया उसके लिए आर्टिकल। किसी स्पेसिफिक डेफिनेट प्रॉब्लम की बात की जा रही है। माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ है एम्फेटिक प्रोनाउन। ये एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसाइज करने के लिए लगाए जाते हैं कि ये काम हमने खुद ही किया है, किसी और व्यक्ति को हम रिफर नहीं कर रहे हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन ये माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज का मतलब उस पर जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एम्फेटिक प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए लगाए जाते हैं कि ये काम हमने खुद किया है, हम किसी और को रिफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन लग गया क्लोज के एंड में। अब देखिए ये जो पूरी की पूरी क्लोज है, मैंने क्या बताया, ये पूरी की पूरी क्लोज ना टाइम क्लोज है। एक बार मैं इसको हटाना चाहूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर और भी कुछ लिखना है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक सिंटैक्स मैंने आपको इस टाइम क्लोज का बता दिया। अब मैं बताता हूँ इस टाइम क्लोज का महत्व क्या है, इसको किस टेंस में होना चाहिए। और ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई टाइम क्लोज लिखी जा रही है तो वो किस टाइम को रिफर करेगी, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब ऑफ टाइम के हिसाब से टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आप यस्टरडे लिख देते हो तो यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो आप कहते हो इसको पास्ट में बनना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस को होना चाहिए। वहीं पर अगर आप टुमारो लिख देते हो तो टुमारो भी क्या है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो आप कहते हो नहीं इसको फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। तो एडवर्ब ऑफ टाइम डिसाइड करती है कि हमारी वर्ब का टेंस क्या होना है, उसको किस टाइम जोन में जाना है। और इस एडवर्ब ऑफ टाइम को, ये जो टाइम क्लोज लगाई गई है, इसके टेंस से ही पता चलेगा कि ये किस टाइम को रिफर कर रही है। और जब हमें ये पता लग जाएगा कि ये इस टाइम को रिफर कर रही है, तो उसी टाइम के हिसाब से हम इस वाली वर्ब का टेंस चेंज करेंगे या समान रखेंगे। तो इस एस्पेक्ट को और देख लेते हैं, इसके टेंस रिलेटेड एस्पेक्ट को और देख लेते हैं। जरा इसको मैं हटा देता हूं। यहाँ पर देखिए आपके सामने जो क्लोज दी गई है, आई फेल, इस फेल को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखने का मतलब है, अगर व्हेन क्लोज या टाइम क्लोज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखी जाती है तो आपको पता होगा कि वो फ्यूचर के टाइम को रिफर करती है, फ्यूचर के टाइम को रिफर करती है। सवाल आपका यह होना चाहिए कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लोज है तो प्रेजेंट के टाइम को रिफर क्यों नहीं कर पाती, प्रेजेंट के टाइम को रिफर क्यों नहीं कर पाती?
क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। एक सवाल तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, और दूसरी बात आनी चाहिए कि यहां पर 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना यहां पर ये है कि इस कॉल्ड को, चूंकि कॉल्ड यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि हमने मेन वर्ब में पास्ट इंडेफिनिट यूज किया है। मेन क्लोज की मेन वर्ब यानी कि मेन क्लोज का टेंस ले गए हम पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करके। तो अगर ये पास्ट के टाइम को रिफर कर रही है, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाई गई है, अगर मेन क्लोज हमारी पास्ट में है, तो इट मींस हमारा एडवर्ब भी पास्ट का रहा होगा। तो पहली संभावना तो ये है, पहली पॉसिबिलिटी, पहला कंटेक्स्ट तो ये है कि अगर हमारी मेन क्लोज पास्ट में है तो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम भी पास्ट में होना चाहिए। और एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज पास्ट में होने के लिए इसे फेल नहीं, फेल्ड होना चाहिए था, यानी कि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी। और यही सॉल्यूशन आपको किरण पब्लिकेशन ने पकड़ाया है। दूसरी संभावना ये है कि हम इसको सही मान ले, आई फेल को, और ये कहे कि व्हेन आई फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, ये एक फ्यूचर के टाइम को रिफर कर रही है, फ्यूचर के टाइम को रिफर कर रही है। तो इस एडवर्ब ऑफ टाइम के हिसाब से, इस एडवर्ब ऑफ टाइम के हिसाब से मेन क्लोज की मेन वर्ब का टेंस चेंज करो और इसको कॉल नहीं विल कॉल कर दो। देखो, टेंस के हिसाब से एडवर्ब टाइम को चेंज करे या एडवर्ब टाइम के हिसाब से टेंस को चेंज करे, अभी इस पे से पर्दा हटाऊंगा। तीसरी संभावना यह है कि क्यों ना ऐसा कंसीडर कर लिया जाए कि ये जो व्हेन आई फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ है, ये प्रेजेंट के टाइम को रिफर कर रही है, प्रेजेंट के टाइम को रिफर करने वाली क्लोज लग रही है। और चूंकि प्रेजेंट के टाइम को रिफर करने वाली क्लोज है तो इसको कॉल नहीं, विल कॉल नहीं, कॉल कर देना चाहिए। तीनों कंटेक्स्ट आपके सामने लगती है। अब तीनों को देखिए मैं कैसे एलिमिनेट करता हूं। सबसे पहले इसी को एलिमिनेट करते हैं, तीसरी वाली पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करते हैं, या फिर यूं कहिए कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्यों हम जब व्हेन क्लोज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं तो प्रेजेंट के टाइम को रिफर नहीं कर पाती है, ऐसा क्यों होता है। इस तीसरी वाली संभावना को हटाने के लिए, उस सवाल का जवाब देने के लिए जरा मेरी कुछ ये बातें बड़े ध्यान से सुनो। ये हमारी टाइमलाइन है जिस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम किसी भी सेंटेंस को रिपोर्ट करते हैं, किसी भी वर्ब को रिपोर्ट करते हैं, किसी को बताते हैं, किसी को बोलते हैं वो सेंटेंस, इसको कहा जाता है रिपोर्ट टाइम। और बाय डिफॉल्ट यही जो टाइम होता है, यही टाइम प्रेजेंट का टाइम होता है। इसके पहले सारा पास्ट, इसके 1 सेकंड पहले भी पास्ट ही होता है, इसके 1 सेकंड बाद भी फ्यूचर, और आगे वो सारा फ्यूचर ही होता है टाइम की डेफिनेशन के साथ अगर स्ट्रिक्ट रहा जाए तो। अब मैं यहां पर 2 सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, दोनों सेंटेंस के कंटेक्स्ट को जरा समझने की कोशिश करना। मैंने एक लिखा सी इज हैप्पी, ये बी है, और ये जो बी होती है ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है। लिंकिंग नेचर की वर्ब के साथ साथ ये स्टेटिव वर्ब भी होती है, स्टेट बताने के काम में आती है, ठीक है। स्टेट मतलब अवस्था बताने के काम में आती है। अब मैंने इसको लगाया है प्रेजेंट सिंपल में कह दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट में कह दो, मतलब प्रेजेंट के इस पॉइंट पर मैं ये कह सकता हूं कि वो सी इज हैप्पी। मैं जिस भी लड़की को या किसी फीमेल को रिफर कर रहा हूं तो प्रेजेंट के इस पॉइंट पर मैं कह सकता हूं सी इज हैप्पी। लेकिन अगर मैं लिखूं यहां पर सी गोज टू स्कूल, ये क्या लगाया मैंने, ये बिल्कुल उसी टेंस में है जिस टेंस में मेरा पहला सेंटेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये सोचिए कि ये सी गोज टू स्कूल वाला जो एक्शन है क्या केवल इसी प्रेजेंट के पॉइंट के लिए वैलिड है। अगर ये एक्शन इस पॉइंट के लिए वैलिड होता, केवल इस पॉइंट के लिए वैलिड होता, तो मैं ये कह सकता था कि इस पॉइंट पर यानी कि प्रेजेंट के पॉइंट पर ये एक्शन गोइंग ऑन है, फिर तो मुझे इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना चाहिए था, फिर तो मुझे लिखना चाहिए था सी इज गोइंग टू स्कूल। अगर ये वर्ब इस पॉइंट पर एग्जिस्टेंस में है या ये एक्शन इस पॉइंट पर हो रहा है और उसी पॉइंट पर मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूं, तो प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन हो गया, फिर तो मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाता। एक्चुअली में क्या एक ही बार वो स्कूल गई होगी? नहीं, वो सी गोज टू स्कूल, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सुना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लगाते हैं फ्रीक्वेंट एक्शंस को दिखाने के लिए, या आपने ये सुना होगा कि इंडेफिनिट स्टेट लगाई जाती है
फ्रीक्वेंट एक्शंस को दिखाने के लिए। ठीक है, हाँ ये सही लाइन है। इंडेफिनिट स्टेट का इस्तेमाल करते हैं हम फ्रीक्वेंट एक्शंस को दिखाने के लिए। फ्रीक्वेंट एक्शंस मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता। फ्रीक्वेंट एक्शंस या फ्रीक्वेंट नेचर की वर्ब को दिखाने, वर्ब में फ्रीक्वेंट नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंडेफिनिट स्टेट का प्रयोग करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है बारंबारता, मतलब कोई एक्शन अगर बार बार होना हो या बार बार हुआ हो तो हम उसको इंडेफिनिट स्टेट में बनाते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट नेचर का हो गया। ये आपने सुना होगा। इंडेफिनिट स्टेट लगाते हैं फ्रीक्वेंट एक्शन दिखाने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लगा रहे हैं? प्रेजेंट के पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब सीधी सी बात समझिए, इंडेफिनिट स्टेट लगाई जाती है फ्रीक्वेंट एक्शंस के बारे में बताने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बना रहे हैं? इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट क्यों जोड़ा? क्योंकि प्रेजेंट के पॉइंट पर एक्शन को फ्रीक्वेंट दिखाना चाह रहे हैं, यही तो मतलब है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लगाते हो, ये आप प्रेजेंट के पॉइंट पर फ्रीक्वेंट दिखाने के लिए लगाते हो? किसी एक्शन को, किसी वर्ब को प्रेजेंट के पॉइंट पर फ्रीक्वेंट दिखाने के लिए लगाते हो? क्या ऐसा वाकई में संभव है? नहीं है। जरा सोच कर देखिए, क्या एक ही पॉइंट पर किसी एक्शन को बार बार दिखाया जा सकता है? क्या एक ही पॉइंट पर आप ये कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर बार बार होता रहा? मान लो कि ये पॉइंट 6:15 था और ये एक्शन यहां पर हुआ, सी गोस टू स्कूल वाला। लेकिन जब अगली बार ये एक्शन होगा तो ये किसी आगे के फ्यूचर पॉइंट पे होगा। भाई इस टाइम के रेफरेंस में तो वो टाइम फ्यूचर का ही होगा, और पहले जब ये हुआ होगा तो वो टाइम तो पास्ट का हो गया होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्रीक्वेंट नेचर का एक्शन है, फ्रीक्वेंट नेचर का मतलब है बार बार होना। क्या एक ही पॉइंट पर, एक ही सेकंड पर वो एक्शन बार बार हो सकता है? चलो वो पहला सेंटेंस जो था वो तो एक स्टेटिव वर्ब थी, हमने उस पॉइंट पर उसकी अवस्था दिखा दी। लेकिन फ्रीक्वेंट नेचर के एक्शन को एक ही पॉइंट पर फ्रीक्वेंट नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि प्रेजेंट केवल और केवल एक पॉइंट होता है। पहली बार जब एक्शन होगा 6:15 में तो हो गया, लेकिन दूसरी बार जब वो एक्शन होगा तो ये टाइम पास्ट का हो गया होगा, और अगला टाइम जो आने वाला है वो प्रेजेंट का होगा। लेकिन आगे आगे जब भी ये होगा, जिस भी टाइम पे बोला जा रहा है, वो तो फ्यूचर का टाइम हो गया। एक ही पॉइंट पर एक्शन को बार बार फ्रीक्वेंट नहीं दिखाया जा सकता। जबकि पास्ट इंडेफिनिट के साथ सिनेरियो अलग है और फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ भी सिनेरियो अलग है। जरा ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, जिंदगी भर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। पास्ट इंडेफिनिट के द्वारा वन ऑफ इवेंट को भी दिखाया जा सकता है, ऐसे इवेंट को भी दिखाया जा सकता है, वन ऑफ एक्शन को भी दिखाया जा सकता है जो एक बार हुआ हो। अगर मैं लिख दूं सी वेंट टू स्कूल, तो इसके दो मतलब हैं कि या तो ये लाइफ में एक बार हुआ होगा उसकी पास्ट में किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, या फिर ये बार बार हुआ होगा। बार बार हुआ होगा तो ये फ्रीक्वेंट हुआ होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के द्वारा दोनों ही सिनेरियो को दिखाया जा सकता है। वन ऑफ इवेंट को भी दिखाया जा सकता है, वन ऑफ एक्शन को भी दिखाया जा सकता है जो एक बार हुआ हो। पास्ट में अलग अलग पॉइंट पे फ्रीक्वेंट नेचर का एक्शन हो, अलग अलग पॉइंट पे हुआ, उसको भी दिखाया जा सकता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ भी यही सिनेरियो है। फ्यूचर इंडेफिनिट अगर मैं लिखूं सी विल गो टू स्कूल, तो मैं ये भी रिफर कर सकता हूं कि मैं एक बार स्कूल जाएगी, ये भी मैं रिफर कर सकता हूं कि बहुत सारे पॉइंट पर जाएगी, एक पीरियड के लिए फ्रीक्वेंट रहेगा एक्शन। दोनों ही चीजें रिफर की जा सकती हैं, क्योंकि ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट है ये बहुत सारे पॉइंट्स को ये जो फ्यूचर का डोमेन है बहुत सारे पॉइंट्स को समाये हुए हैं। पास्ट का जो डोमेन है बहुत सारे पॉइंट्स को समाये हुए हैं। लेकिन प्रेजेंट के साथ ऐसा नहीं है, वो केवल एक पॉइंट है। एक ही पॉइंट पर बार बार किसी एक्शन को फ्रीक्वेंट नहीं दिखाया जा सकता। जब अगली बार वो एक्शन होगा वो पॉइंट पीछे चला गया होगा, कोई आगे का फ्यूचर का पॉइंट प्रेजेंट बन गया होगा। फिर भी इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों बनाते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये एक्शन हो जाता है टाइम इंडिपेंडेंट। देखिए इसमें पहले सी गोस टू स्कूल मतलब वो पहले भी स्कूल गई होगी, रोज जाती होगी वो तो, और आज भी गई, कल भी जाएगी, परसों भी जाएगी, डेली जाएगी वो, जब तक उसके स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर कॉलेज जाना शुरू कर देगी, फिर ऑफिस जाना शुरू कर देगी। अब ये एक्शन ऐसा एक्शन हो गया जो पास्ट में भी हो गया, प्रेजेंट के पॉइंट पर भी वैलिड है और फ्यूचर में भी हो गया। तो ऐसा एक्शन जो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अगर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाने की कोशिश करते तो केवल पास्ट के लिए वैलिड रहता, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाने की कोशिश करते तो केवल फ्यूचर के लिए वैलिड रहता। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इसको इसलिए बनाया क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, और इसीलिए शायद परमानेंट नेचर के एक्शन को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है।
क्योंकि वो भी टाइम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनका ही पता नहीं होता कब स्टार्ट हुए थे और कब खत्म होंगे। हर पॉइंट के लिए वैलिड, जो एक्शन हर पॉइंट के लिए वैलिड हो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हैं। एक बात यहां से ये समझ के आती है। अब ये देख लो कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ व्हेन का क्या रिलेशन है ना। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, आगे चलते हैं। देखो ये जो व्हेन होता है ना, ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। किसी स्पेसिफिक पॉइंट को, किसी स्पेसिफिक सिंगल पॉइंट को, किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। पॉइंट को रिफर करने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं। तो अगर हम व्हेन के साथ व्हेन आई फेल लिखते हैं, और व्हेन के बारे में मैं कह रहा हूं कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करेगा। किसी स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब कोई सिंगल पॉइंट तो होगा, कोई सिंगल स्पेसिफिक पॉइंट तो होगा। स्पेसिफिक का मतलब तो वही हो गया कि कोई सिंगल पॉइंट होगा। तो व्हेन से अगर मैं किसी स्पेसिफिक सिंगल पॉइंट को रिफर कर रहा हूं, तो क्या मुझे उसके साथ एक ऐसी वर्ब लगानी चाहिए थी जो एक से ज्यादा टाइम के लिए, एक से ज्यादा पॉइंट के लिए वैलिड हो। अगर मैं फेल्ड लगा देता तब तो सही था, तब तो मैं ये कह सकता था कि चलो फ्रीक्वेंट एक्शन वाला नहीं, ये परमानेंट, ये एक जो वन ऑफ इवेंट हुआ होगा इस सिनेरियो को ले लेता हूं। तो यहां पे जो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, इसकी वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि व्हेन आई फेल जो क्लोज मैंने लगाई है वो प्रेजेंट के टाइम को रिफर कर रही है। अब ये फ्यूचर के टाइम को कैसे रिफर कर देती है? फ्यूचर के टाइम को रिफर कर देती है जब हम व्हेन क्लोज के साथ या किसी टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिखते हैं। ये हो जाता है शेड्यूल्ड एक्शन, ऐसा एक्शन जिसको हमने किसी टाइम पर शेड्यूल्ड मान लिया हो या प्लान मान लिया हो, जिसको प्लान कर दिया हो हमने। प्रेजेंट में प्लान कर दिया होगा फ्यूचर में, ठीक है। इन शेड्यूल एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो व्हेन कंजंक्शन के साथ सही हो जाते हैं, ठीक है। आप अगर वापस सेंटेंस पे आए तो आपको पता चलेगा कि ये जो व्हेन के साथ आई फेल मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इसलिए मैं प्रेजेंट के टाइम को रिफर करता हुआ नहीं मान सकता क्योंकि आई फेल प्रेजेंट के किसी एक पॉइंट को रिफर ही नहीं कर रहा है, वो टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। और व्हेन एक स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए लगाया जाता है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए लगाया जा रहा है और ये किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर ही नहीं कर रहा है। तो ये जो विरोधाभास हो गया, इसकी वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि व्हेन आई फेल प्रेजेंट के टाइम को रिफर कर सकता है। तो ये सिनेरियो तो इसीलिए खत्म हो गया। हाँ, अगर मुझे व्हेन आई फेल से या आई फेल के द्वारा मुझे किसी टाइम को बताना ही था तो मैं यूज कर सकता था कंजंक्शन व्हेनेवर। व्हेनेवर, देखिए मैंने एक वीडियो ही बनाई हुई है टेंस चैप्टर की प्लेलिस्ट में, वो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। व्हेन वर्सेस व्हेनेवर के डिफरेंस को अलग अलग सेंटेंस से बड़े डिटेल में खोलकर मैंने समझाया हुआ है। व्हेनेवर जो है, ये जो है व्हेन एवरी टाइम, व्हेन एवरी टाइम के मीनिंग में होता है। और ये जो व्हेनेवर है, इसमें देखिए ये तो एडवर्ब टाइम ही है व्हेनेवर, सॉरी व्हेन, ये तो टाइम रिलेटेड फंक्शन भी होता है, लेकिन ये जो एवर मैंने लगाया है, ये एवर होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब व्हेन के द्वारा अभी मैंने क्या बताया, किसी स्पेसिफिक यूनिक पॉइंट को रिफर करते हैं। लेकिन व्हेन के द्वारा अगर हमें मल्टीपल पॉइंट को रिफर करना है, किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो फ्रीक्वेंट नेचर का हो, जो एक से ज्यादा पॉइंट पर वैलिड हो, एक से ज्यादा पॉइंट पर एग्जिस्टेंस में आया हो, तो व्हेन के नए अवतार को लेकर आते हैं। व्हेन की फॉर्म को हमने चेंज किया है और व्हेन की फॉर्म को हमने बना दिया है व्हेनेवर। व्हेनेवर जो है एक से ज्यादा पॉइंट को रिफर कर सकता है। तो अगर मैं यहां पर व्हेन की जगह व्हेनेवर लिख देता, हाँ, अगर मैं व्हेन की जगह यहां पर व्हेनेवर लिख देता, तब मैं ये कह सकता था कि व्हेनेवर आई फेल टू सोल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, ये प्रेजेंट के इस सिनेरियो को बता सकती है, प्रेजेंट के इस सिनेरियो को बता सकती है। व्हेनेवर आई फेल, व्हेनेवर एक से ज्यादा पॉइंट को रिफर कर देगा, और आई फेल जो मैं लगा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस और स्टेट, वो भी एक से ज्यादा पॉइंट को रिफर कर रही है। तो प्रेजेंट, अगर इस क्लोज के द्वारा आई फेल के द्वारा हमें अगर प्रेजेंट के टाइम को रिफर करना है तो मैं व्हेन नहीं व्हेनेवर लगाना चाहिए। ये है मेरे कहने का मतलब। अब अगर यहां पर व्हेनेवर लगाते,
अब अगर यहाँ पर whenever लगाते और इस आई फेल को सही मान लेते तो फिर यहाँ भी चेंज करना पड़ता और यहाँ भी चेंज करना पड़ता। भाई एक तो कोल्ड का कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर वैन का whenever करना पड़ेगा। अब सेंटेंस में आपके इतनी छूट तो है नहीं कि यहाँ भी चेंज कर दोगे यहाँ भी चेंज कर दोगे। भाई ये जो डंडे खींचे होते हैं ये मतलब आपके दिमाग पे कट्टा लगा दिया कि आप दो जगह चेंज नहीं कर सकते, एक ही जगह चेंज करना है। तो यहाँ पर चेंज करोगे या वहां पर चेंज करोगे, ठीक है। तो दो जगह चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन तो आप छोड़ दो। ना तो वैन को whenever कर सकते हो, ना ही आई फेल को प्रेजेंट का टाइम रिफर करते हुए मान सकते हो। आई फेल जो है फ्यूचर के टाइम को रिफर कर रहा है। अब अगर फ्यूचर के टाइम को रिफर कर रहा है तो यहां पर हो जाना चाहिए विल कॉल, ठीक है। तीसरा सिनेरियो हमने खत्म कर दिया, दूसरा सिनेरियो सही है। अब देखो एक बात और यहां पर, और मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करने का मन कर रहा है। आप ये सोचो कि ये एडवर्ब टाइम है, ये जो क्लोज लिखी हुई है ये एडवर्ब टाइम है। एडवर्ब टाइम के हिसाब से टेंस चेंज होना चाहिए या टेंस के हिसाब से एडवर्ब टाइम चेंज होना चाहिए? भाई एडवर्ब टाइम लगाया जाता है टेंस बताने के लिए, तो एडवर्ब टाइम के हिसाब से टेंस को चेंज किया जाना चाहिए ना। तो अगर यहां पर आई फेल टू सोल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ लिखा हुआ है तो कोल्ड का विल कॉल किया जाना चाहिए। और ये किरण पब्लिकेशन वालों ने सॉल्यूशन में फेल का फेल्ड कर दिया। सही तो सेंटेंस को ऐसे भी किया जा सकता है, आप टेंस को सही मान लो, आप टेंस को सही मान लो, एडवर्ब को गलत मान लो, फेल का फेल्ड कर दो। लेकिन सही तरीका यही है कि आप एडवर्ब टाइम को सही मानो और उसके हिसाब से टेंस को चेंज करो। और अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करें तो कहा यह जाता है कि पहले वाले को सही माना जाता है, बाद वाले को इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है, बाद वाले में गलती निकाली जाती है। ये भी आपने कई ग्रामरियंस के टीचर्स के मुंह से सुना होगा कि पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको सही मानकर बाद वाले में गलती निकाली जाती है। प्रेफरेंस हमारी यही होती है। अगर ऐसा करना पॉसिबल ना हो तो भाई पहले वाले को भी सही कर सकते हैं। तो आपके पास अब दो ऑप्शन है कि फेल का फेल्ड करो और टेंस को सही मानो, या फेल को सही मानकर एडवर्ब टाइम के हिसाब से टेंस को चेंज करो। तो मैं प्रीफर करूंगा कि एडवर्ब टाइम के हिसाब से टेंस को चेंज किया जाना चाहिए, विल कॉल हो जाना चाहिए। और इसके तीसरे पार्ट है ना, हाँ तीसरे पार्ट में एरर हो जाएगी। अच्छा सबऑर्डिनेट क्लोज देख ली थी, मेन क्लोज अब देख लेते हैं। आई यहाँ पर प्रोनाउन हो गया जो सब्जेक्ट के फंक्शन में है। कोल्ड का मैं विल कॉल कर दूंगा, ठीक है। विल कॉल या शैल कॉल जो भी करूंगा मैं, अगर ज्यादा फॉर्मल ले रहा हूं तो शैल कर दूंगा, अगर विलिंगनेस दिखा रहा हूं तो विल कर दूंगा। दोनों लगाए जा सकते हैं मोडाल के रूप में। कॉल यहां पर हो गया आपकी मेन वर्ब, ठीक है। कॉल फॉर प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन का बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये फॉर लगाया गया है पर्पस बताने के लिए कि मेरे कॉल करने का पर्पस क्या होगा, ठीक है। हेल्प हो गया नाउन, हिज हो गया पजेसिव डिटरमिनर, जिस भी पर्सन के लिए जिसकी की हेल्प के लिए बताया जा रहा है। अनहेजिटेटिंगली एडवर्ब ऑफ मैनर लगा दिया गया है इस वर्ब के मैनर को बताने के लिए। हाँ मुख्यतः एडवर्ब मैनर जो है बाद में लगाए जाते हैं, लेकिन पहले लगा दिया गया है। ये बहुत बड़ी गलती नहीं है, हाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है यहाँ पर। 317 हो गया, 318 पर चल लेते हैं। वैन और वैन एवर के डिफरेंस को देख लेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कृष्णा कली एन अर्ली राइजर एंड ए नेचर लवर गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डॉन, ठीक है। देख लेते हैं कृष्णा कली, एक नाउन हो गया। नाउन निश्चित तौर पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट आप इसको बना नहीं सकोगे क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट भी आप इसको नहीं कह सकोगे क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लिखी हुई नहीं है जिसका ऑब्जेक्ट इसको कहा जा सके। तो ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, फिर तो ये निश्चित तौर पर सब्जेक्ट ही है। सब्जेक्ट के फंक्शन में ये है। अब देखो कोमा लगाया गया है। कोमा लगाया गया है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी गई है? एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर। राइजर क्या हो गया? नाउन हो गया। राइज में ई आर लगा के, वर्ब में ई आर लगा के, किसी एक्शन में ई आर लगा के उस एक्शन को करने वाला बन जाता है। जैसे डू का मतलब होता है करना, डूअर का मतलब हो गया करने वाला। राइज का मतलब होता है जागने वाला या उठने, राइज का मतलब होता है उठना या जागना, राइजर का मतलब हो गया उठने वाला, जागने वाला। लव का मतलब हो गया प्यार करना, लवर का मतलब हो गया प्यार करने वाला। तो वर्ब में एक्शन में ई आर लगाकर
उस पर्सन को रिफर कर दिया जाता है जो पर्सन उस काम को करेगा। तो एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में जोड़ा गया है। एक्चुअली में राइजर है क्या, नाउन है, और नेचर लवर क्या है, ये भी एक नाउन है, और अर्ली इसके लिए एडजेक्टिव हो गया, और इसके लिए एक आर्टिकल लग गया, और ये आर्टिकल लग गया इस नेचर लवर के लिए। चूंकि ये वोवल साउंड वाला था तो इसके लिए एन लगाना पड़ा, ये कॉन्सोनेंट साउंड वाला था इसके लिए ए लगाना पड़ा, वरना तो इनका आर्टिकल भी कॉमन कर देते हम एंड कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं तो। ठीक है, एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर, ये पूरी की पूरी क्या है, एक नाउन फ्रेज है, एक नाउन फ्रेज है, या दो नाउन फ्रेज को एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। ये एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है, आप जानते हैं, दो नाउन फ्रेज को जोड़ दिया। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसको कॉमा लगा के लिखा गया। अगर मैं यहां पर कॉमा नहीं लगाता, सेंटेंस का सिंटैक्स स्ट्रक्चर मेरी गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि किसी भी नाउन फ्रेज को सेंटेंस में लिखने के लिए आपको पता है प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है। तो अगर मैं कॉमा नहीं लगाता तो मुझे किसी ना किसी प्रकार की प्रीपोजिशन की आवश्यकता यहां पर पड़ती। लेकिन चूंकि कॉमा मैंने लगा दिया तो मैंने इस सेंटेंस की जो मेन स्ट्रक्चर है, कृष्णा कली गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डाउन, इस मेन स्ट्रक्चर से, मेन सिंटैक्स से इसको थोड़ा सा अलग कर दिया, इसको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में लिख दिया। कॉमा यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो ये जो पूरी की पूरी एन अर्ली राइजर एंड ए नेचर लवर है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कृष्णा कली के बारे में, फर्दर इंफॉर्मेशन देने के बारे में, उसकी कोई तारीफ की जा रही है, कुछ भी उसके बारे में बताया जा रहा है, और ये लिखी गई है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसका यहां से प्रेडिकेट स्टार्ट कर लो। ठीक है, लवर के बाद से प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म हुई, प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया। गोज यहां पर मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है। देखिए, गो जो है लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है, लेकिन आप कंटेक्स्ट देखेंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाने की बात हो रही है, रविंद्र सरोवर लेक पे बात हो रही है, तो एक फिजिकल एक्शन को रिफर किया जा रहा है। फिजिकल एक्शन मतलब गो रिफर कर रहा है यहाँ पर एक फिजिकल मूवमेंट को। ठीक है, तो गोज यहाँ पर एक एक्शन हो गया, मेन वर्ब है, और ये इंट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है। इंट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है तो इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेती नहीं है, लेकिन अगर हमें किसी नाउन को लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन, मॉर्निंग वॉक, वॉक नाउन हो गया, मॉर्निंग हो गया उसके लिए एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ये जो नाउन फ्रेज लिखी हुई है, अगर हमें किसी नाउन फ्रेज को लिखना पड़ेगा और हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें उसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना पड़ेगा। ये बात तो सही है भाई, वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव नेचर की थी, और हमें अगर किसी नाउन प्रोनाउन को लिखना है तो हमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट ले नहीं पाएगी अपना, ट्रांजिटिव होती तो प्रीपोजिशन की आवश्यकता ही नहीं होती, ट्रांजिटिव वर्ब फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट ले नहीं पाएगी। लेकिन अगर हमें किसी नाउन प्रोनाउन को लिखना ही है, किसी स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए, तो उस नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना पड़ता है। ये बात तो सही है, लेकिन प्रीपोजिशन यहाँ पर लगाए कौन सा, प्रीपोजिशन यहाँ पर कौन सा लगाना है, ये बात डिपेंड करता है कि किस नेचर के नाउन प्रोनाउन को किस वर्ड से जोड़ा जा रहा है, किस नेचर के किस मीनिंग के नाउन प्रोनाउन को, किस नेचर के किस मीनिंग के ऑब्जेक्ट को, किस नेचर के किस मीनिंग के वर्ड से जोड़ा जा रहा है। अब देखो, ये जो टू प्रीपोजिशन है ये हम लगाते हैं किसी डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए। टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है किसी डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए। चलो यहां पर समझ लेते हैं। वैसे तो आसानी है, फिर भी मुझे खोल के समझाने की आदत पड़ी हुई है, मैंने खुद ऐसी समझाया, मैं समझाता भी ऐसी हूं। टू जो प्रीपोजिशन है डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। डेस्टिनेशन का मतलब लास्ट पॉइंट, जो भी आपकी फिजिकल मूवमेंट रही, मान लो आपने ए से शुरू किया या आपने होम से शुरू किया, ये अपना होम है, और होम से आप ऑफिस गए, तो ऑफिस आपका क्या हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया। इस लास्ट पॉइंट को हम कह देते हैं डेस्टिनेशन, डेस्टिनी, ठीक है, या एंड पॉइंट, कुछ भी कह दो। इसको रिफर करने के लिए टू लगाया जाता है। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये आपका ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। ओरिजिन पॉइंट कह लो या सोर्स पॉइंट कह लो, है ना, सोर्स कह लो। इसको रिफर करने के लिए आप फ्रॉम कहा जाता है। तो आप कहां से स्टार्ट हुए और कहां तक गए, फ्रॉम होम टू ऑफिस। टू लगाया जाता है डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए। अब मैं लिख सकता हूं जैसे सी, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, ये सी गोज टू द पार्क, तो वो अपने घर से चली होगी और पार्क गई होगी। या मैं ऐसे भी लिख सकता था, सी
सी वॉक्स टू द पार्क, या सी वॉक्स, ठीक है, ये हो गया। मतलब लास्ट पॉइंट को रेफर करने के लिए जहां तक वो उसने मूव किया या वॉक किया, हम टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप सेंटेंस में अपने देखेंगे तो क्या ये मॉर्निंग वॉक कोई एक ऐसी डेस्टिनेशन है, क्या ये कोई फिजिकल लोकेशन है जिसको एक लास्ट ज्योग्राफिकल पॉइंट की तरह रिफर किया जाए? नहीं, ये लिखा हुआ है पर्पस। और पर्पस को जब हम ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं तो हम टू नहीं, हम लगाते हैं फोर। फोर प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर ये बताया जा रहा है एक लोकेशन के बारे में, उस लोकेशन को रिफर करने के लिए, उस ज्योग्राफिकल लोकेशन को, ज्योग्राफिकल पॉइंट इन स्पेस को रिफर करने के लिए हमने एट प्रीपोजिशन लगाया, और प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट रविंद्र सरोवर लेक। पूरा का पूरा ये नाउन है, एग्जैक्ट नेम है, इसलिए रविंद्र के आर को बड़ा किया गया, सरोवर के एस को बड़ा किया गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक नाम है, रविंद्र सरोवर लेक। बिफोर यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा दिया गया और प्रीपोजिशन का बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिफोर डॉन, बिफोर जो है टाइम की सीक्वेंस को बताने के लिए लगाया जा सकता है। बिफोर जो प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन भी हो जाता है बिफोर, एडवर्ब भी हो जाता है और प्रीपोजिशन भी हो जाता है। बिफोर के बारे में अगर मैं बताऊं, कई बार बता भी चुका हूं, फिर बता देता हूं। बिफोर के बारे में अगर मैं बताना चाहूं आपको, तो बिफोर जो है एडवर्ब भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है और प्रीपोजिशन भी हो सकता है। जब प्रीपोजिशन होता है ना तो इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग भी दे देता है और टाइम की सीक्वेंस को भी बता देता है। इस काम से पहले ये हो गया, तो यहां पर ये टाइम की सीक्वेंस को भी बता रहा है, टाइम की क्रोनोलॉजी को भी बता रहा है कि डॉन से पहले। डॉन है क्या एक्चुअली में? DAWN का मतलब है द टाइम पीरियड when the sun starts to appear in the sky। ठीक है, वो टाइम पीरियड, वो सुबह का, मॉर्निंग का वो टाइम पीरियड जब सन स्काई में अपियर होना स्टार्ट कर देता है, जब सूर्य निकलने लगता है, उस टाइम पीरियड को, उस छोटे से टाइम पीरियड को जो है हम डॉन कहते हैं। तो उस टाइम पीरियड से पहले की बात की जा रही है। बिफोर डॉन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, और ये जो पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज लग गई, ये लग गई आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम। किसके लिए? गोस के लिए। ये हो गया 318। 319 पर चल लेते हैं। ओके, एज अ बॉय धृतिमान इज वेरी ओबीडियंट, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, बट एज ए स्टूडेंट ही इज ऑलवेज इनअटेंटिव इन स्टडी। देखिए, बड़े बड़े सेंटेंस दिए जाते हैं लेकिन गलती आपको छोटी छोटी दी जाती हैं। अगर आप ये बड़े बड़े सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखकर घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो फिर वो छोटी गलती भी आप नहीं पकड़ पाओगे। एज लगाया गया है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में। वाकई में अगर मैं एज की बात करूँ तो ये एडवर्ब भी हो जाता है, कंजंक्शन भी हो जाता है। मैं अलग अलग वीडियोज में इसके फंक्शन पर बात कर चुका हूँ, और जब मैं एडवर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब तो मैं एज को बताऊंगा ही, जब मैं कंजंक्शन बताऊंगा तो एज के मैं सारे फंक्शन के बारे में बताऊंगा ही। फिलहाल एज यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह लगा हुआ है, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशन लगाया जाता है सिमिलैरिटी बताने के लिए या रोल बताने के लिए कि किस रोल की बात कर रहे हैं। तो हम धृतिमान, ये जो नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है किसी पर्सन का, और बॉय का है, यहाँ पर बॉय लिखा हुआ भी है, इसका ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम इसके बॉय के रोल को रिफर कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ सी वर्क्स एज अ मैनेजर इन माई कंपनी, ये लिखा मैंने। तो यहां पर ये जो एज है ये प्रीपोजिशन के रूप में लगाया गया है मैंने, और प्रीपोजिशन के बाद जोड़ा गया है एक ऑब्जेक्ट को, और ये मैनेजर क्या रिफर कर रहा है? उस रोल को रिफर कर रहा है जिस रोल में सी मेरी कंपनी में है। ठीक है, तो यहां पर हम धृतिमान के उस बॉय के रोल को, जो बॉय का उसका कैरेक्टर है उसको, या बॉय का जो फंक्शन है उसको रिफर कर रहे हैं। इस तरह के मीनिंग को, इस तरह के फंक्शन को कन्वे करने के लिए एज को प्रीपोजिशन के रूप में लगाया जा सकता है। ठीक है, एज ए बॉय धृतिमान नाउन हो गया, और ये निश्चित तौर पर एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह से जस्टिफाई कर नहीं पाओगे।
हाँ, आप ये कहोगे कि सर प्रीपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस स्टार्ट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज से किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा सेंटेंस की स्ट्रक्चर को आर्टिस्टिक मैनर में, पोएटिक मैनर में ले जाता है, लेकिन पूरी तरह से फॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है। प्रीपोजिशन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद हमने नाउन लिखा जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद लिखा हुआ है इज जो कि एक बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। हेल्पिंग वर्ब होती तो किसी दूसरी मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होती, वो मेन वर्ब कहीं लगी हुई है नहीं। आगे तो ओबीडियंट आ गया जो कि एक एडजेक्टिव है, और वेरी एक एडवर्ब भी लग गया उस ओबीडियंट को मॉडिफाई करने के लिए। एक एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए लगा दिया गया। तो ये जो बी है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। और जब ये मेन वर्ब होती है तो ये लिंकिंग नेचर की वर्ब होती है, और लिंकिंग नेचर की वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब को लगाया जाता है कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए। तो वो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिखा हुआ तो है, क्या है वो कॉम्प्लीमेंट? वेरी ओबीडियंट, पोलाइट, यहाँ पर कोमा छूट गया हमसे, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग। ये जो पूरी की पूरी फ्रेज लिखी हुई है, ये पूरी की पूरी फ्रेज ही उस कॉम्प्लीमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट है जिस कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए हमने इज लिंकिंग वर्ब लगाई है, और ये कॉम्प्लीमेंट है इस सब्जेक्ट के लिए, इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए लगाया गया है। अब देखिए, ओबीडियंट भी एक एडजेक्टिव है, पोलाइट भी एक एडजेक्टिव है, और हार्ड वर्किंग भी एक एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव को जोड़ा गया है एंड कंजंक्शन के द्वारा। जोड़ने का हमारा तरीका यही होता है, ए एंड, हमने ए एंड बी जोड़ देना है, लेकिन हमारे पास तीन चीजें हो जोड़ने के लिए, तो ए बी को कोमा से अलग करेंगे, ए और बी को कोमा से अलग करेंगे, एंड सी, बाद वाले में कंजंक्शन लगेगा। लेकिन हमारे पास चार चीजें हो जोड़ने के लिए, तो ए बी सी एंड, ये एंड है भाई, ये मेरा, ये एंड, ये डी, इस तरह से जोड़ा जाता है। पांच चीजें हो, पांच चीजें अगर होती तो ए बी सी डी एंड डी, बाद वाले में एंड कंजंक्शन लगाया जाता है। तो यहाँ पर तीन एडजेक्टिव को जोड़ा जा रहा है, ओबीडियंट, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, तो एंड कंजंक्शन को लगाया गया बाद में। अब ये जो पूरी की पूरी एडजेक्टिव फ्रेज मैं इसको कहूंगा, क्योंकि मेन वर्ड जो है एडजेक्टिव ही है, वेरी तो इसको मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया, और एंड कंजंक्शन इन्हें जोड़ने के लिए लगाया गया। तो ये जो पूरी की पूरी एडजेक्टिव फ्रेज है, वेरी ओबीडियंट, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, ये हो गई इस सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिंक कर दिया हमारी लिंकिंग वर्ब ने। उसके बाद एक लगाया गया कंजंक्शन। ये बट जो है ये भी कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, ये भी सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ेगा। यहां पर तो क्लोजेस्ट को जोड़ा है, लेकिन ये जो बट लगाया जाता है ये कॉन्ट्रास्ट, ये अपोजिट इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी ऐसा होगा, लेकिन हुआ उसके विपरीत। ठीक है, वेरी ओबीडियंट है, पोलाइट है और हार्ड वर्किंग है, तो उसको स्टडी में भी बढ़िया होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो ये कॉन्ट्रास्ट का मतलब अपोजिट इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए लगाया जाता है, अपोजिट। ठीक है, जो मीनिंग में अपोजिट हो, जो कंटेक्स्ट में अपोजिट हो, या कॉन्ट्रास्ट। तो हमने यहां पर बट को कंजंक्शन के रूप में लगाया, एक अपोजिट, एक कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए, और उसके बाद हमने फिर से एक प्रीपोजिशन को इस्तेमाल किया जिस तरह से हमने यहां पर किया था, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट। उसके बाद देखिए कोमा लगाया गया, एक्चुअली में कोमा यहां भी लगाया जा सकता था, यहां लगाना चाहिए था। ये हो गया प्रोनाउन, इज हो गया फिर से हमारी मेन वर्ब जो कि बी की फॉर्म है, जो बी की फॉर्म है, बी का इन्फ्लेक्शन है, और लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब है तो अपने बाद फिर से वो एक कॉम्प्लीमेंट लेगी, और कॉम्प्लीमेंट लिया उसने इनअटेंटिव। इनअटेंटिव के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो इनअटेंटिव बना होगा अटेंटिव से, और अटेंटिव बना होगा अटेंशन से। अटेंटिव का मतलब है पेइंग अटेंशन टू समथिंग, और इसी से बना होगा इनअटेंटिव। इनअटेंटिव, इनअटेंटिव का मतलब हो गया नॉट पेइंग अटेंशन टू समथिंग, नॉट पेइंग अटेंशन टू समवन या समथिंग, दोनों हो सकता है, टू समवन और समथिंग। तो देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, टू आ रहा है, प्रीपोजिशन यहां भी टू आ रहा है। तो चाहे इनअटेंटिव हो, इनअटेंटिव के साथ भी टू लगाया जाता है,
अटेंटिव के साथ भी टू लगाया जाता है। ही या शी इज अटेंटिव टू समवन और समथिंग। ही और शी इज नॉट या इनअटेंटिव टू समवन और समथिंग। इनअटेंटिव के साथ भी प्रीपोजिशन टू लगाएंगे और अटेंटिव के साथ भी प्रीपोजिशन टू आएगा, दोनों के मीनिंग में टू आ रहा है। यहां पर हमने यही गलती की, हमने प्रीपोजिशन इन लगा दिया जो कि टू लगाना था, और इस टू प्रीपोजिशन के बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट। ऑलवेज लगा दिया गया था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए, जो कि इनअटेंटिव की फ्रीक्वेंसी बता रही है। ये हो गया आपका 319वां सेंटेंस। ये इसमें गलती थी, इनकी जगह टू लगाना था। 320वें सेंटेंस में चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन। ओके, अच्छा सेंटेंस है। देखिए, देयर एक प्रोनाउन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर आपको देखकर पता चलेगा कि ये एडवर्ब तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। जब देखो, जब देयर एडवर्ब होता है ना, तो एडवर्ब हो प्लेस होता है, वो किसी प्लेस को रिफर करता है, और एडवर्ब और प्लेस ना मेन वर्ब के बाद लगाए जाते हैं, वो उस प्लेस को रिफर करने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि देयर को शुरू में लगा दिया किसी एडवर्ब प्लेस को रिफर करने के लिए, और अगर लगा भी देते तो फिर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो फिर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर यूज हो जाती है। अब कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर देयर जो लगाया गया है एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट के फंक्शन में। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसको यहाँ पर कह नहीं पाओगे। अब सोचिए ये कि देयर को यहाँ पर प्रोनाउन लगाया गया है, तो प्रोनाउन लगाए जाते हैं किसी नाउन के लिए। भाई, नाउन को इस्तेमाल ना करना चाहे तो नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रोनाउन लगाए जाते हैं। तो ये देयर प्रोनाउन होगा, ये किसके सब्स्टिट्यूट में लगाया गया है? एक्चुअली में देयर को लगाया जाता है किसी भी सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और किसी भी सिचुएशन को, किसी भी एक्शन को या किसी की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए। जो हम किसी की एग्जिस्टेंस को बताना चाहते हैं या किसी एक्शन के होने या ना होने को बताना चाहते हैं, किसी फिनोमिना को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट जो इंट्रोडक्टरी नेचर का हो, जो किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया हो, है ना। किसी की एग्जिस्टेंस बतानी हो या किसी इवेंट के, किसी फिनोमिना के होने या ना होने के बारे में बताना हो, तो हम देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। देयर हो गया हमारा सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट भी इसको कह दिया जाता है। अब देखिए, वुड यहाँ पर लगाया गया है और उसके बाद लगाया गया है हैव बीन। ठीक है, बीन यहाँ पर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है, और वुड यहाँ पर मोडाल है, और ये जो हैव है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। हेल्प करने के लिए आया है। किस चीज में हेल्प कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को परफेक्ट सेंस में ले जाने में। और परफेक्ट सेंस में हम कब ले जाते हैं मेन वर्ब को? जब हमें कंप्लीशन एक्सप्रेस करना हो। हैव का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? जब हमें वर्ब को परफेक्शन की तरफ ले जाना हो, परफेक्ट सेंस में ले जाना हो, यानी कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और आपके सामने यही तो लिखा हुआ है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीशन को एक्सप्रेस कर रही है। अब ये देखिए, वुड जो मोडाल है, वैसे तो ये बहुत सारी सिचुएशन में बहुत सारे तरह के एटीट्यूड को, बहुत सारे तरह के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इस सिचुएशन में वुड को लगाया जाता है प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए। प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन को, एक विरोधाभास को जरा सा यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए। वुड लगाकर मैं प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? किसी एक्शन के होने की संभावना। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक्शन प्रोबेबल है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में थोड़े समय बाद, जितने भी समय बाद ये एक्शन हो सकता है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी है। तो एक तरफ तो मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, किसी एक्शन के होने की संभावना बता रहा हूं, दूसरी तरफ मैं कंप्लीशन को एक्सप्रेस कर रहा हूं। कंप्लीशन का मतलब क्या है? ये चीज हो गई, खत्म हो गई। और एक तरफ मैं कह रहा हूं ये अभी होगी फ्यूचर में, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं ये चीज हो गई। तो ये क्या विरोधाभास है? क्या हम एक एक्शन के होने की, एक एक्शन के जो एक्शन कंप्लीट हो गया, जो एक्शन हो चुका है, उसके होने की संभावना बता सकते हैं फ्यूचर में? नहीं। एक्चुअली में फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को रिफर नहीं कर रहा है। ये वुड लगाया गया है पास्ट में इस एक्शन के कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ये कहा जा रहा है आपसे कि पास्ट में किसी भी टाइम पर इस एक्शन के होने की संभावना थी।
इस एक्शन के कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी थी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वुड हैव बीन, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए लगाई जाती है और ये बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको मिलेगी। ठीक है, पास्ट में किसी एक्शन के कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, रूल रेगुलेशन में लिखवाता नहीं हूँ, छोटे मोटे पॉइंट आ जाते हैं तो लिख लिया करो, कहीं को नोट में छाप लिया करो। पास्ट में किसी एक्शन के कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। अब पास्ट में किसी एक्शन के होने की या कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो अगर प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है पास्ट में किसी एक्शन के कंप्लीशन की, तो रियल में ये एक्शन हुआ थोड़ी होगा। अगर रियल में ये एक्शन हो जाता तब तो ये फैक्ट हो जाता, और फैक्ट को बताने के लिए तो हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते, मोडाल क्यों लगाते प्रोबेबिलिटी बताने वाला। रियलिटी में ये एक्शन हुआ ही नहीं होगा, लेकिन हाँ इसके होने की प्रोबेबिलिटी थी। तो चूंकि ये हुआ नहीं, रियलिटी तो ये होगी कि ये एक्शन नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये डिजास्टर कंप्लीशन, ये डिजास्टर नहीं हुआ होगा। तो हम जो बात यहां पर लिख रहे हैं ये बात है अनरियल या इमेजिनेशन। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं जो कि हुई नहीं होगी, बस कह रहे हैं कि यार इसके होने की प्रोबेबिलिटी थी। तो इस अनरियलिटी को, इस इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ डिक्शनरी में, कुछ किताबों में आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कुछ में ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। फिर से समझ लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम किसी एक्शन के पास्ट में किसी एक्शन के होने की या कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, तो रियल में वो एक्शन हुआ थोड़ी होगा। अगर हो जाता तो फिर तो ये एक फैक्ट होता, तथ्य होता। फिर हम इसको वुड क्यों लगाकर बताते, फिर तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बता देते कि ऐसा हुआ था। प्रोबेबिलिटी हम तभी बता रहे हैं जब ये हुआ नहीं होगा, हुआ इसके विपरीत होगा। इसके जो विपरीत होगा वो रियलिटी रही होगी, फैक्ट, है ना। तो ये डिजास्टर एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं होगा, आ जाता तो वो रियलिटी होती, फैक्ट होता। ये हम एक अनरियल सिचुएशन, एक इमेजिनेशन सिचुएशन बता रहे हैं। बीन यहां पर लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, एक नाउन फ्रेज, अ डिजास्टर। अब सोचो, ये जिस एक्शन के कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं और जिसको कह रहे हैं कि ये हुआ नहीं होगा, ये क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि इसको किसी चीज के द्वारा, किसी फैक्टर के द्वारा रोक दिया गया होगा। उसी फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड फॉर लगाकर। लेकिन एंड फॉर एक ऐसे फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं लगाया जाता। देखिए, इसको मैं इरेज करने वाला हूं पूरे को, मुझे यहां पर जरूरत है। फिर से मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक्शन के कंप्लीशन की पास्ट में प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन ये हुआ ही नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि किसी चीज के द्वारा इसको रोक दिया गया होगा, और जिस फैक्टर के द्वारा इसको रोक दिया गया होगा उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एंड फॉर नहीं बट फॉर लगाया जाता है। बट फॉर के जरा एक्चुअल मीनिंग को देख लेते हैं, बट फॉर पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एंड फॉर जैसा पहली बात तो कुछ होता नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। एक प्रीपोजिशन फ्रेज होती है हमारी बट फॉर, इसको मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन कह दो या कंपाउंड प्रीपोजिशन कह दो, कुछ भी कह दो। इसका मतलब, इसके एक दो मीनिंग निकल के आते हैं। इसका एक मीनिंग ये निकल के आ जाएगा, विदाउट समवन और समथिंग, विदाउट समवन और समथिंग। ठीक है, कुछ डिक्शनरी में एक्सेप्ट फॉर लिखा हुआ जाएगा इसके मीनिंग पे। एक्चुअली में बट फॉर की जगह मैं वहां पे सेंटेंस में एक्सेप्ट फॉर भी लिख सकता हूं, एक ही मीनिंग में है। ये एक दूसरे के सिनोनियम है, लिखे हुए आ जाएंगे। ऐसी डिक्शनरी पे गूगल पे डालोगे बट फॉर की जगह एक्सेप्ट फॉर लिखा हुआ आएगा, एक्सेप्ट फॉर को गूगल पे डालोगे तो बट फॉर लिख के दे देगा। किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है बट फॉर को या एक्सेप्ट फॉर को? बट फॉर को या एक्सेप्ट फॉर को हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसी सिचुएशन को या किसी ऐसे पर्सन को इंट्रोड्यूस, किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। यहां पर लिख देता हूं इंट्रोड्यूसेस। बट फॉर या एक्सपोर्ट, बट फॉर या एक्सेप्ट फॉर किसी ऐसे पर्सन को, किसी ऐसी थिंग को, किसी ऐसे एक्शन को, किसी ऐसे इवेंट को या किसी ऐसे फैक्टर को इंट्रोड्यूस करता है जो कि कुछ प्रिवेंट कर सके। दैट प्रिवेंट
समथिंग, प्रिवेंट का मतलब स्टॉप कर देना, रोक देना, दैट प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, या फ्रॉम बीइंग ट्रू और बीइंग ट्रू, किसी चीज को सही होने से, रियल होने से, सत्य होने से रोक दे, या उसको होने से, उसको घटित होने से रोक दे। तो यहां पर ये यही कहा जा रहा है, अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ पा रहे हैं तो आपसे यहां पर यही कहा जा रहा है कि यार ये डिजास्टर हो जाता अगर तुम्हारा एक्शन ना होता तो तुम्हारे एक्शन ने उसको रोक दिया। तो यहाँ पर बट फॉर या एक्सेप्ट फॉर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होना था। अगर आप इन प्रीपोजिशन के बारे में जानते थे या जानते हैं या जान गए हो और आप इसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ जाते, तो इसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझते ही आप ये पता लगा लेते कि यहाँ पर फंक्शन और मीनिंग के हिसाब से एंड फॉर नहीं, बट फॉर या एक्सेप्ट फॉर प्रीपोजिशन होना चाहिए। और देखो यहाँ पर विदाउट लगा के देख लो, चाहे आप, देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर विदाउट योर प्रॉम्प्ट एक्शन, कि अगर तुम ये प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेते तो ये डिजास्टर हो जाता। लेकिन हर सिचुएशन में आपको विदाउट मीनिंगफुल नहीं लगेगा, लेकिन बट फॉर और एक्सेप्ट फॉर को किसी ऐसे फैक्टर, किसी ऐसे एक्शन, किसी ऐसे पर्सन, किसी ऐसे थिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है जिसने किसी दूसरे इवेंट को होने से रोक दिया हो, या किसी फिनोमेना को रियलिटी में आने से, सही होने से रोक दिया हो। इतनी बात आप समझिए, यही तो है। ये डिजास्टर हो जाता लेकिन ये हुआ नहीं, इसके होने की प्रोबेबिलिटी थी लेकिन ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने एक एक्शन ले लिया। प्रॉम्प्ट मतलब एकदम सडन एक्शन, एक्शन नाउन हो गया, प्रॉम्प्ट यहां पर इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। ये हो गए आपके 320 सेंटेंसेस। देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर को इसी तरह से खोलकर एक बार अगर आपने समझ लिया, डिटेल में अगर आपने समझ लिया, अब मैं 320 सेंटेंस को इतना खोलकर डिटेल में समझाया है, आप इस कंटेक्स्ट को समझ गए, आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए कि इस स्ट्रक्चर को किस कंटेक्स्ट में, किस तरह के मीनिंग को जनरेट करने के लिए, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं बार बार हर सेंटेंस पर आपको ये नहीं बताऊंगा, तो मेरे हर लेक्चर को, हर पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिए, दिमाग में बिठा लीजिए और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। इस अप्रोच को अपनाइए, सीखिए, समझिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।